अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो बैटरी की सिलेक्शन, बैटरी की साइजिंग के हवाले से है कि कितने केवीए के जनरेटर्स के साथ आप कितने एम्पेयर आवर्स की बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है उस बैटरी की साइज़ और सिलेक्शन के हवाले से। आज की इस वीडियो में वो तमाम चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अगर कभी दुश्वारी होती है कि कितने केवी के साथ कितने एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए, कितनी बैटरीज होनी चाहिए, 2 बैटरीज हों, 4 बैटरीज हों, 1 बैटरी हो, ये तमाम चीज़ें जो है ये कन्फ्यूजन जो होती है मोस्टली तौर पर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रिंसिपल क्या है एक्चुअल में बैटरी सिलेक्शन के हवाले से, जनरेटर्स की बैटरी सिलेक्शन के हवाले से क्या क्या बेसिकली वो जो बैक एंड पे जो साइंस होती है, जो बैक एंड पे इंजीनियरिंग होती है वो क्या होती है और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। और दूसरा, बैटरी की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती क्या है, बैटरी की ज़रूरत क्यों होती है, किसी भी जनरेटर के साथ किस मकसद के लिए बैटरी होती है। कैरी 360 पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये चैनल पर आने वाली वीडियोस आपके रेलेवेंट हैं और आपके नॉलेज को बूस्ट कर सकती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बैटरीज की बेसिकली ज़रूरत क्या होती है। किसी भी इंजन के साथ जो बैटरीज लगी होती है किस मकसद के लिए होती है। बैटरीज बेसिकली जो इंजन को घुमाने के लिए होती है, जो इनिशियल जो जो मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है उस कंबस्शन इंजन को, एक एक जो मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है उस मूवमेंट को बैटरी की मदद से घुमाया जाता है। सेल्फ स्टार्टर होता है, एक मोटर होती है जो कि इंजन के फ्लाई व्हील के साथ कनेक्टेड होती है। उस मोटर को जो सप्लाई चाहिए होती है वो बैटरी से सप्लाई चाहिए होती है। वो डीसी मोटर होती है, उसके साथ फ्लाई व्हील के साथ वो कपल होती है और जैसे ही उस स्टार्टर मोटर को सप्लाई मिलती है थ्रू बैटरीज के, तो एक करंट जो उस के अंदर एक करंट जनरेट होता है, करंट मिलता है उसको बैटरी की मदद से, तो उसकी मदद से फ्लाई व्हील घूमता है। फ्लाई व्हील को घुमाने का मेन कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, आपको पता होगा गाड़ियों के अंदर भी बैटरीज लगी होती हैं। जब आप सेल्फ स्टार्ट करते हैं उसको आप सेल्फ स्टार्ट कहते हैं, सेल्फ स्टार्ट का उसको कहा जाता है कि बैटरी आप जब की स्विच ऑन करते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर सम टाइम बैटरी ख़राब होती है किसी गाड़ी की तो उसको जो है धक्का देकर भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो मकसद सिर्फ रोटेट करना होता है, इनिशियल जो मूवमेंट होती है, जो रेवोल्यूशंस होते हैं उस इंजन्स के, उन पिस्टन को घुमाया जाता है, फ्लाई व्हील को, जो मेन क्रैंक शाफ्ट होती है उसको एक दफ़ा रोटेट करना होता है। जैसे वो रोटेट होता है तो जो इनिशियल उसके अंदर जो कंबस्शन होती है, जो उसके अंदर जो जो एयर को कंप्रेस का स्टार्टअप होता है, एक प्रोसीजर होता है इंजन को स्टार्टअप करने का, वो रिक्वायर्ड होता है। तो उसको आप किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, उसको आप धक्का दे के घुमा सकते हैं, उसको आप हाथ से घुमा सकते हैं। अब हाथ से घुमाना तो पॉसिबल नहीं है, अगर आपका 100 kVA का या इससे बड़ा जनरेटर है, 60 kVA का है, 200 kVA का है, उसको आप हाथ से नहीं घुमा सकते, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। गाड़ी को तो आप धक्का देकर घुमा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के व्हील होते हैं वो रोड पर होती है, तो ये वो उसको घुमाना जो है वो पॉसिबल होता है। बट इंजन के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, तो उसको आप बैटरी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बैटरी उसकी जो है वो फेल है या बैटरी डेड है तो उसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस उसके साथ नई बैटरीज ना लगाई जाए। तो बेसिकली बैटरीज का कॉन्सेप्ट यही है कि इंजन को इनिशियल स्टार्टअप करने के लिए होता है और फिर उस बैटरी को चार्ज भी करना होता है। उस बैटरी की डेफिनेटली चार्जिंग भी रिक्वायर्ड होती है, उसको चार्ज भी किया जाता है। क्योंकि जब बैटरी ड्रेन होनी होती है तो बैटरी ड्रेन होगी तो बैटरी की चार्जिंग भी रिक्वायर्ड होगी। आगे बताऊंगा मैं आपको कि बैटरी की चार्जिंग किस तरीके से होती है। अभी मेन जो कॉन्सेप्ट था कि जनरेटर के साथ जो बैटरीज होती है बेसिकली वो किस मकसद के लिए होती है। अब अगली जो बात है, अगला जो क्वेश्चन है वो है बैटरी का साइज़। बैटरी किस साइज़ की हो, बैटरी कितनी बैटरीज होनी चाहिए एक इंजन के साथ, उसके लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी है जो कि बैटरी साइजिंग और बैटरी सिलेक्शंस के हवाले से मद्देनज़र रखी जाती हैं। वो क्या है?
अच्छा, सेल्फ की बात करूँ, जो सेल्फ स्टार्टर मोटर कहलाती है, जो कि क्रैंकिंग मोटर भी कहलाती है, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये इसके साथ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये इन साइड अगर आप देखेंगे तो मेन एक मोटर होती है जिसके साथ एक लीवर लगा होता है, एक सोलिनॉइड लगा होता है। ये एक मोटर है, जो मेन मोटर है जो नीचे वाली, जहाँ पे इसको सप्लाई मिलती है। और ये रिटर्निंग स्प्रिंग होता है, और ये पिनियन होता है जो बेसिकली फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होता है। ये इंगेज और डिसएंगेज होता है। तो जब बैटरी इसको सप्लाई मिलती है, बैटरी ऑन की जाती है की स्विच से या किसी भी पुश बटन से, तो ये फ्लाई व्हील को रोटेट करता है, इंगेज करता है, उसको उसको घुमाता है। उसको उतनी देर तक घुमाता है जब तक उसके जो आरपीएम है 600 आरपीएम तक नहीं आ जाते। जैसे ही 600 आरपीएम तक आते हैं तो ये डिसएंगेज हो जाता है। नॉर्मली तौर पर 600 आरपीएम जो अचीव होते हैं वो 8 से 10 सेकंड में अचीव हो जाते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है या जो क्रैंकिंग है, ये 10 सेकंड के लिए एंगेज करवाता है फ्लाई व्हील के साथ, उसके बाद उसको डिसएंगेज करवा देता है। 10 सेकंड के बाद डिसएंगेज करवाना ज़रूरी होता है। अगर डिसएंगेज नहीं किया जाएगा तो ये जो है मोटर के साथ, फ्लाई व्हील के साथ, ये सेल्फ स्टार्टर मोटर भी घूमती रहेगी, जिसकी वजह से आपका ये जो आर्मेचर है ये बर्न हो जाएगा। तो इसलिए इसको 10 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद इसको डिसएंगेज करना ज़रूरी होता है। और ये तमाम कंट्रोलर्स के अंदर फीचर होता है, उसको वो डिसएंगेज करते हैं, वो सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाती है 10 सेकंड के बाद। जैसे कि ये फ्लाई व्हील अगर आप देखें इस पिक्चर में, आपको जो फ्लाई व्हील नज़र आ रहा होगा, 3 नंबर वाला जो पॉइंट है ये फ्लाई व्हील, और ये यहाँ पर ये क्रैंक स्टार्टर मोटर है, और ये इसके साथ फ्लाई व्हील के जो टीथ हैं और क्रैंकिंग मोटर के जो टीथ हैं उसके साथ ये कपल हुआ होता है। जैसे ही मोटर को सप्लाई मिलती है थ्रू बैटरी के, और उसको घुमाता है और इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो प्रोसीजर था इंजन को स्टार्ट करने का। अब आगे की बात है कि बैटरी की सिलेक्शन कैसे होती है, बैटरी के सिलेक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो इस्तेमाल होती है। मोस्टली तौर पर बैटरीज जो है वो 3 तरह की बैटरीज होती हैं। लेड एसिड बैटरीज होती है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, निकल कैडमियम बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। बैटरीज की टाइप्स और बैटरी का वो एक अलग वीडियोस में आपको मिल जाएगी। अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बैटरी की साइजिंग और बैटरी के सिलेक्शन के हवाले से है, ताकि आप राइट बैटरी चूज़ कर सकें अपने डीजल जनरेटर के हवाले से या गैस जनरेटर के हवाले से। आप राइट बैटरी चूज़ कर सकें कि कितने साइज़ की बैटरी होनी चाहिए और कितनी बैटरी होनी चाहिए, हाउ मैनी बैटरीज यू रिक्वायर्ड फॉर योर डीजी सेट। अच्छा, उसके लिए आपको बैटरी के ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। वो आगे आपको बताऊंगा इसकी डिटेल भी आपको कि क्या होती है। सबसे पहले आपका एक सीसीए होता है, एक सीसीए वैल्यू होती है, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर्स, यानी कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर जो कोल्ड एरिया में बिल्कुल ऐसी जगह पर जब जहाँ वहाँ पर ज़्यादा एम्पेयर की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, उसको कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर कहलाते हैं। जो ठंडे एरिया में, जो कोल्ड एरिया में जो बंद इंजन होता है उसको घुमाने के लिए मैक्सिमम कितने करंट की ज़रूरत पड़ती है, कितने एम्पेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तरह का बेंच मार्क सेट किया जाता है जिसको हम सीसीए कहते हैं कि कितने सीसीए की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बैटरी के ऊपर सीसीए की वैल्यू भी होती है जिसको कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर कहलाता है। उसके बाद है क्रैंकिंग एम्पेयर, सीए क्रैंकिंग एम्पेयर, मैक्सिमम जो क्रैंकिंग एम्पेयर है वो कितनी रिक्वायरमेंट है। ये असल वो बैटरी की आपको आउटपुट बताती है कि ये बैटरी आपको 1000 एम्पेयर तक दे सकती है। क्रैंकिंग एम्पेयर्स के 1000 एम्पेयर तक है। उसके बाद रिजर्व कैपेसिटी होती है, इसको आरसी कहते हैं, वो 160 एम्पेयर है, जो कि रिजर्व कैपेसिटी के एक पैरामीटर कहलाता है कि कितनी एम्पेयर जो रिजर्व है इसके जो एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो पैरामीटर होता है वो AH कहलाता है, एम्पेयर आवर्स। असल बैटरी का जो साइज होता है, जो बैटरी की कैपेसिटी होती है, वो एम्पेयर आवर्स को देखकर डिसाइड की जाती है। लेकिन ये दूसरे 3 पैरामीटर्स होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। यही असल वो क्राइटेरिया होता है जिससे हम बैटरी का साइज़ का इंतखाब करते हैं कि इनमें इंजन का आइडिया होगा कि इंजन की क्या सीसीए वैल्यू क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हम बैटरी को चूज़ कर सकते हैं। जो सीसीए वैल्यू होती है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर, और जो क्रैंकिंग एम्पेयर्स होते हैं, ये 2 वैल्यूज बेसिकली डिफाइन करते हैं कि इंजन कितना हार्स पावर की वो पावर है, उसको घुमाने के लिए कितने एम्पेयर चाहिए, उसको रोटेट करने के लिए, इनिशियल रोटेट करने के लिए कितने एम्पेयर का जो फोर्स है, जो पावर है वो उसको चाहिए।
तो ये वैल्यूज जो होती हैं ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। अम्पेयर आवर्स का नॉर्मल मतलब होता है 1 घंटा। एम्पेयर पर आवर्स होते हैं। अगर एक बैटरी के ऊपर 100 एम्पेयर आवर्स लिखा हुआ है या 20 एम्पेयर आवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में वो 20 एम्पेयर देगा आपको। 2 घंटे में वो आपको जो है वो 1 घंटे में अगर 20 एम्पेयर देगा तो आपके वो जो अगर लोड कम होगा, अगर आप 10 एम्पेयर लेना है तो वो 2 घंटे आप उसको चला सकते हैं। 5 एम्पेयर आप लेंगे पर आवर के हिसाब से तो आप उसको 4 घंटे चला सकते हैं। 1 एम्पेयर पर आवर लेंगे तो 20 घंटे चला सकते हैं। अगर 40 एम्पेयर लेंगे तो आधे घंटा चलेगा वो। तो ये बेसिकली कैपेसिटी होती है बैटरी की कि कितना एम्पेयर वो कितनी देर तक देगा। तो इसको आवर्स में कैलकुलेट किया जाता है कि आवर्स के हिसाब से होता है। अब साइजिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? बैटरी किसी भी जनरेटर, कितना भी बड़े साइज का जनरेटर हो, बैटरी के बगैर जनरेटर आपका यूजलेस है, वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, बैटरी अगर डेड है तो इंजन आपका डेड है। तो इसलिए बैटरी एक बैकबोन की हैसियत रखती है। बैटरी जो है वो जो साइजिंग होना ज़रूरी है, बैटरी हेल्दी होना ज़रूरी है और बैटरी एफिशिएंट होना ज़रूरी है, वरना आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो धरे की धरे रह सकती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बैकअप पावर रखी हुई है एमरजेंसी के हवाले से, जो कि आपका पूरी इंडस्ट्री चला रही है या कॉरपोरेट बिल्डिंग चला रही है या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या कोई भी ऐसी जगह पर सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर आपको पावर के बैकअप के लिए आपने जनसेट रखा हुआ है। एन टाइम अगर ज़रूरत पड़ने पर बैटरी डेड होने की वजह से वो मशीन अगर नहीं चलती, डीजी सेट अगर नहीं चलता, जनसेट अगर नहीं चलता, तो आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस एक बैटरी की वजह से यूज़लेस हो जाती है। तो इसलिए बैटरी का इंतखाब बहुत समझदारी से किया जाता है। अब बैटरी के इंतखाब के लिए ये 5 चीज़ों को सामने रखा जाता है बेसिकली। इंजन मैन्युफैक्चरर का मॉडल कौन सा है, इंजन कितने केवीए का है, मॉडल से पता चल जाता है कितने केवीए का है। बेसिकली तो आपको केवीए साइज़ का पता होना चाहिए। मॉडल इसलिए पता होना चाहिए कि मॉडल के साथ उसकी एक कुछ स्पेसिफिक जो बोर साइज़ होता है उसके बारे में पता होना ज़रूरी होता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये इंजन कितनी पावर लेगा। ठीक है, कितनी इसकी सीसीए वैल्यू कितनी है, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर कितने हैं, वो आपको इंजन के मॉडल से पता चलेगी। आगे बताता हूँ वो किस तरीके से पता चलेगी आपको। जिसमें क्यूबिक इंच डिस्प्लेसमेंट होता है, सीआईडी कहते हैं इसको, क्यूबिक इंच डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंजन। जब मॉडल होगा तो आप इसका जो सीआईडी निकाल सकते हैं। सीआईडी से आपको अंदाज़ा होगा कि एक इस इंजन का जो सीआईडी है वो अगर 400 है या 600 है तो 600 का जो सीसीए है, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर, जो वो कितने बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी बैटरी की सिलेक्शन होती है। तो ये इसलिए ज़रूरी है जानना बैटरी सिस्टम वोल्टेज कितने हैं, 12 वोल्ट है या 12 वोल्ट है। नॉर्मली तौर पर जो आपके 100 केवी से नीचे के जेनसेट होते हैं वो 12 वोल्ट पर होते हैं, उससे ऊपर के जो आपके जेनसेट होते हैं वो 24 वोल्ट सिस्टम के ऊपर होते हैं। तो बैटरी सिस्टम वोल्टेज जाना ज़रूरी है। मिनिमम बैटरी इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर का पता होना ज़रूरी है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। फिर नंबर ऑफ 10 सेकंड के रैंकिंग साइकिल, 10 सेकंड के रैंकिंग साइकिल में आपका कितनी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिससे आप बैटरी की कैलकुलेशन बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी जेनसेट के हवाले से, किसी भी इंजन के हवाले से आप अपनी बैटरी की सिलेक्शन कर सकते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इसमें अगर आप डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने आपको सीआईडी की वैल्यू बताई, सीआईडी की वैल्यू, सीआईडी क्या होता है, जो आपका क्यूबिक इंच डिस्प्लेसमेंट है, जो बोर साइज होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने सीआईडी की वैल्यू है, उसके आगे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के अंदर रिक्वायरमेंट करंट है मैक्सिमम। ठीक है, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर की करंट की डिटेल है कि कितना कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बैटरी की सिलेक्शन बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। इस चार्ट को सामने रखते हुए यहाँ से आप उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द डिटरमिन्ड बाय द calculating the engine cylinder bore area multiplied by the stroke of the crankshaft and then the multiplied by the number of cylinders. This will result in the overall volume of air displayed by the engine. तो ये CID की वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यहाँ से पता लगता है कि इंजन को कितनी पावर दरकार है, कितना जोर चाहिए होता है। तो जो CCA की वैल्यू निकालते हैं हम
इसी CID की वैल्यू से सामने रख के निकालते हैं। तो आप इस चार्ट से आप निकाल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट आपको मिला हुआ, डिस्प्लेसमेंट से आप ये एम्पेयर निकाल सकते हैं इजीली। अब ये आपको CID की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये हर इंजन मैन्युफैक्चर जो होता है उसके ब्रोशर के अंदर ये लाजमी वैल्यू मेंशन होती है। किसी भी ब्रांड का इंजन का ब्रोशर हो, आप उसमें इंजन का जो डेटा होता है उस डेटा में जाकर आप CID की वैल्यू देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं आप, जैसे ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ये 1250 kVA का ये परकिंस का इंजन है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट नज़र आएगी जो कि 2797.5 है, ठीक है। और ऐसे ही 135 kVA की डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिलेगी 365.5। तो ये 365 135 kVA, अगर इस पिछले चार्ट में आप जाएंगे तो आपको ये 300 से 350 या 400 kVA पर जाएंगे तो आपको 12 वोल्ट में 516 CCA की वैल्यू चाहिए और 24 वोल्ट में 258 आपको CCA की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप उसी रेंज की बैटरी आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा मेथड था बैटरी के हवाले से कि बैटरी कितने एम्पेयर की होनी चाहिए, किस तरीके से सिलेक्शन होनी चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको CID वैल्यू का पता होना चाहिए, जिससे आपको इंजन की पावर के बारे में अंदाज़ा होगा कि इस इंजन को मूव करने के लिए, इसको घुमाने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए कितने एम्पेयर चाहिए आपको, ठीक है। तो आप उसी साइज़ के एम्पेयर की बैटरी उसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बैटरी का कॉन्सेप्ट जो इससे निकाला जा सकता है। इससे हम बैटरी की इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 बैटरियाँ, 4 बैटरियाँ या 6 बैटरियों से। फॉर एग्जांपल CCA की वैल्यू आपकी जो निकल रही है वो 4000 एम्पेयर निकल रही है, तो आप 1000 एम्पेयर की 4 बैटरियाँ निकालेंगे जिसकी CCA वैल्यू 1000 एम्पेयर होगी और उसकी जो एम्पेयर आवर्स हो गया वो आपका तकरीबन आपका 180 एम्पेयर आवर्स होगा। तो 180 एम्पेयर आवर्स और जो उसका बनेगा आपका CID के हिसाब से वो 4000 एम्पेयर बनना है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर के। तो 4000 एम्पेयर के हिसाब से आपकी 4 बैटरियाँ लगेंगी 180 एम्पेयर आवर्स की। तो 180 एम्पेयर आवर्स अगर उसका कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर जो है वो 1000 एम्पेयर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली बैटरियों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप 4 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं और सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके 24 वोल्ट या 12 वोल्ट का साथ जिस तरीके से भी आप उनको इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। आइदर दैट वुड बी 24 volt, either are the 12 volt requirement. To according to your requirement you can choose your batteries in series parallel connection, okay। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इस चार्ट में आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन करने के बाद ये निकाली गई वैल्यूज़ हैं कि मोस्टली तौर पर 25 kV तक जो है उसकी जो CCA वैल्यू है वो 420 एम्पेयर निकलती है एट -18 सेंटी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। जो कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर जो बताया ना, ठंडी जो मैंने आपको बताया था कोल्ड एरिया के ऊपर, जिसको हम -18 के ऊपर लेते हैं, वो 420 एम्पेयर है होती है उसकी। और उसके साथ बैटरीज आप लगा सकते हैं 12 वोल्ट के लिए 100 एम्पेयर आवर्स की बैटरी इनफ रहेगी। 25 kVA के जनरेटर के साथ आप लगा सकते हैं। और 30 से 140 30 kVA पे भी आप 100 kVA की लगा सकते हैं, 40 kVA के ऊपर भी आप 100 की लगा सकते हैं। तो ये एक मैंने ब्रैकेट साइज बेसिकली दिया है। तो आप 50 kVA के ऊपर भी 100 की बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 से ऑनवर्ड आप 140 kVA तक 12 वोल्ट के, तो आप 150 की बैटरी 150 एम्पेयर आवर्स, जिसके कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर 650 एम्पेयर बनते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली 150 एम्पेयर आवर्स की बैटरी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही 160 से लेकर 400 kVA तक आप जो है 12 वोल्ट की 2 बैटरीज 150 एम्पेयर की वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 500 टू 700 kVA तक आप जो है जो 12 वोल्ट की 180 एम्पेयर आवर्स की जो बैटरीज हैं 180 एम्पेयर आवर्स की 2 बैटरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात जहन में रखिएगा, बैटरी का मॉडल नंबर कुछ और होता है और एम्पेयर आवर्स की रेटिंग कुछ और होती है। तो जो बड़ा सारा नंबर बैटरीज के ऊपर लिखा होता है मोस्टली एक्साइड, ओसाका, जो डिफरेंट दूसरे ब्रांड्स होते हैं जो एसिड लेड एसिड बैटरीज होती हैं, उनके ऊपर जो बड़ा सारा नंबर लिखा होता है वो एम्पेयर रेटिंग नहीं होती है, वो मॉडल नंबर होता है। एम्पेयर रेटिंग नीचे लिखी होती है, छोटा सा करके लिखा होता है। तो आपने एम्पेयर रेटिंग देखनी है। तो नॉर्मली तौर पर जो 180 एम्पेयर आवर्स की बैटरी होती है उसका जो नंबर होगा वो 240 या 260 का नंबर बनता है उसका मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर कुछ और होता है और एम्पेयर आर जिसके आगे AH लिखा होगा वो रीडिंग आपने कंसिडर करनी होती है। ऐसे ही 750 और 1500 तक केवीए के आप 4 बैटरी इस्तेमाल करेंगे 180 की, और ऐसे ही 1800 kVA से
250 kVA तक आप 8 बैटरीज इस्तेमाल करेंगे, और आप 3750 तक अप टू 27 to 37 kVA से उसका जो आपकी बैटरीज है वो 8 बैटरीज आप इस्तेमाल करेंगे, और 24 वोल्ट चाहिए होंगे, 8 बैटरीज आप लगाएंगे उसके, आप उस तरीके से सीरीज पैरेलल कनेक्शन बनाएंगे 8 बैटरीज के, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन बनाने के बाद आप 24 वोल्ट बनाएंगे तो फिर आपको वो 200 एम्पेयर आवर्स की 8 बैटरीज आपको चाहिए होंगी। तो 4 बैटरीज बेसिकली आपकी सीरीज में हो जाएंगी, फिर उनको दोबारा आप पैरेलल में इस्तेमाल करेंगे। तो 24 वोल्ट बेसिकली आपने बनाने होंगे। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन वो सिंपल होता है, तो वो उसको आप इजीली उस बैटरीज को आप सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आपको अगर आपने जो है वोल्टेज बढ़ाने हैं तो फिर आप उसको सीरीज़ में लगाएंगे, अगर आपने करंट बढ़ाना है तो फिर आप उसको पैरेलल में इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था बैटरीज की सिलेक्शन का बड़ा सिंपल सा मेथड था। इस तरीके से बैटरीज की इजीली आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपकी कन्फ्यूजन क्यूरी हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद मेंटेनेंस बैटरीज की चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला काम होता है। बैटरी को दो तरीके से चार्ज किया जाता है। एक डायनेमो चार्जर होता है जो इंजन के ऊपर लगा होता है, फ्लाई व्हील के साथ ही घूमता है, वो चार्ज करता है उसको, बट वो तब चार्ज करेगा जब इंजन चलता है। जब इंजन बंद होता है तो उसको सेपरेट एक हम चार्जर लगाते हैं जिसको स्टैटिक चार्जर कहते हैं, जो कमर्शियल पावर से सप्लाई लेता है और एक डीसी की आउटपुट दे के बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। जब इंजन बंद होता है तो बंद हालत में वो चार्ज करता है, और जब जनरेटर चलता है तो रनिंग में डायनेमो चार्जर जो होता है, जो एक छोटा अल्टरनेटर लगा होता है फ्लाई व्हील के साथ ही, वो चार्ज करता है उसको। वोल्टेज मेजरमेंट करने से और ग्रेविटी देखने से आप उसकी बैटरी की हेल्थ का आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो बैटरी की हेल्थ आप मेजरमेंट वोल्टेज से भी कर सकते हैं और लोड टेस्टिंग से भी कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर अगर बैटरी 25% पर है तो उसके तकरीबन 12 वोल्ट पे 11.4 वोल्ट देगी आपको, और ये वोल्टेज की रेंज है। यहाँ से आपको इजीली बैटरी की हेल्थ का अंदाज़ा हो सकता है कि बैटरी की हेल्थ, करंट हेल्थ बेसिकली क्या है। इसके अलावा मीटर मिलता है बैटरी टेस्टिंग के लिए, बेहतरीन एडवांस किस्म के आजकल मीटर आए हुए हैं। आप ये मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैटरी की पूरी टेस्टिंग करके आपको प्रिंट भी दे सकता है, जिसमें आपको सीसीए भी वैल्यू लिखी आ जाती है। आप देख रहे हैं ये आपको सीसीए की वैल्यू भी प्रिंट आउट में देता है कि ये बैटरी कितने सीसीए की है, ठीक है, कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर कितने हैं इसके। तो ये चार्जर मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इन चार्जर रखें ताकि आपकी बैटरी जो है वो आपकी उसकी हेल्थ चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है इन डिजिटल मीटर्स की मदद से, जिसको बैटरी टेस्टर एनालाइज़र भी कहते हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट जो थे जो इस बैटरी सिलेक्शन के हवाले से वो भी जो है वो क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ के बारे में, मज़ीद क्लैरिटी आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।